नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम यूपीएससी और ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम्स प्रैक्टिस सेट का पार्ट 32 कंप्लीट करेंगे। अभी तक पार्ट 31 कंप्लीट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं या जिनका ड्रीम है पीएससी और यूपीएससी में सिलेक्शन का, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट। अगर वो पूरा जीएस पढ़ भी लेते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिस नहीं लगाते, they can't understand what is the problem they face in the exam। ओके तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने यही प्रयास किया है कि आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आए। ये चलते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर स्टडी विथ नीलम पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, अगर आपको इस वीडियो और इससे पहले के सभी लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हमारी सभी प्रीवियस वीडियो प्लस क्विज गेम प्लस सभी वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे स्टडी विथ नीलम ऐप पर भी प्राप्त होगी। ओके, तो ऐप को एक बार विजिट ज़रूर करें, एक बार जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं शुरू हम आज का लेक्चर। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड के बाहरी वातावरण के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को पहली बार मापा गया है? तो ये मापा गया है सूर्य के बाहरी क्षेत्र को। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। पीकिंग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चीन में है ये। ठीक है, पीकिंग विश्वविद्यालय चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल सेंटर के वायुमंडलीय अनुसंधान के नेतृत्व में सौर भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य किया गया। दो मुख्य बिंदुओं पर यह खोज मदद करेगी। सबसे पहले कोरोनल की समस्या, जो किसकी है? सूर्य की है। सूर्य की कोर का तापमान लगभग कितना है? 15 मिलियन डिग्री है जो ये कोर होती है। ठीक है, इसे सूर्य की क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। इसका बाहरी परत जो फोटोस्फीयर है उसका तापमान कितना है? मात्र 5700 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप सूर्य से याद रखेंगे। हाल ही में ट्रैफिक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में तेंदु लिखा है? ये तेंदुआ होगा। ओके, ये तेंदुआ, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है। तेंदुए की सर्वाधिक मौतें हुई हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका महाराष्ट्र और उत्तराखंड में ये तेंदुए की मौतें हुई हैं। ट्रैफिक इंडिया ने अवैध व निजी व्यापार पर स्पॉटेड रिपोर्ट जारी की है। किस शीर्षक से आई ये रिपोर्ट? स्पॉटेड से एक पेपर जारी किया है। इसमें 2015 से 2019 के मध्य 747 सिंधु लिखा है, ये तेंदुओं की मौत हुई। इसमें 596 अवैध वन्यजीव व्यापार और अवैध शिकार से जुड़े हुए थे। ठीक है, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अवैध शिकार की घटनाएं सामने आई हैं। किसकी? तेंदुए की। ठीक है, इन 596 में से सबसे ज्यादा इन दो राज्यों में घटी हैं। तेंदुआ आईयूसीएन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेंदुआ आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में है? तो ये रेड डाटा लिस्ट के वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, रेड डाटा लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आईयूसीएन के द्वारा ही ये लिस्ट जारी की जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फूड सिस्टम विजन प्राइज के लिए 10 शीर्ष फाइनलिस्टों में से निम्न में से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है एफएसएसएआई को। एफएसएसएआई को एफएसएसएआई ने 110 देशों के 13 होगा 1300 से अधिक आवेदकों के बीच 1300 बीच अपनी ईट राइट इंडिया पहल, ये इंपॉर्टेंट पहल है, इसे प्राइज मिल चुका है तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो गई है। पहल के तहत टॉप 10 शीर्ष 10 में जगह बनाई है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? भोजन की बर्बादी को कम करना था, इसलिए इसे ये प्राइज दिया गया है। फूड सिस्टम विजन प्राइज रीजनेबिलिटी और पौष्टिक खाद्य प्रणाली को विकसित करने के लिए दुनिया भर के संगठनों को प्रोत्साहित करता है ये प्राइज। ठीक है, ये आप याद रखेंगे एफएसएसआई। हाल ही में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में रेशम उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है अरुणाचल
प्रदेश में। यह केंद्र अरुणाचल प्रदेश में खोला जाएगा। इससे केंद्र को सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। कब खोला जाएगा? सितंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य रेशम उत्पादन के माध्यम से गांव के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और फिर रोजगार उपलब्ध कराना है। भारत दुनिया में रेशम उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर आता है? तो ये सेकंड स्थान पर आता है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, जिसे हम बोलते हैं केवी, ठीक है, KVIC आयोग किसके? सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से यह दर्रा सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है और गंगटोक तथा ल्हासा के बीच संपर्क स्थापित करता है। आज की जो मिस्टेक हुई है वो थोड़ी क्या है, मैं प्रिंट नहीं कर पाई हूँ, ये करवाया गया इसलिए और ही ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ल्हासा है, ये ल्हासा के बीच मार्ग स्थापित करता है। तो ये कौन सा दर्रा है? इंपॉर्टेंट है दर्रा, ये है नाथुला दर्रा। देखिए, अगर आपको स्टेट वाइज भी दर्रे याद हैं तो भी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो कौन सा दर्रा है जो गंगटोक और ल्हासा के बीच में संपर्क स्थापित करता है? तो ये है नाथुला दर्रा। दूसरे देख लेते हैं, यह दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक शाखा है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा, ये किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर, गिलगित यहाँ के बीच संपर्क स्थापित करता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये दर्रे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जलोढ़ मृदा से संबंधित कथनों पर विचार करके कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। जलोढ़ मृदा मूलतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपों से बनती है। राइट। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है। राइट। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या होगा इसमें से? तो ये होगा राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, जलोढ़ मृदा हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपों से बनती है। इसमें कोटासुर छूने की पोटास है, ये पोटास और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है। सतलुज यमुना का मैदान, पंजाब हरियाणा ऊपरी गंगा के मैदान में प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? बांगर मृदा। देखिए, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, उस मृदा को क्या कहते हैं अपन? बांगर मृदा कहते हैं। और जहां सतलुज यमुना पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बाढ़ का पानी पहुंच जाता है तो वो नवीन मृदा हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा के ही 2 प्रकार होते हैं, बांगर मृदा, बाद से याद रखिए, बाद की जो पहले से ही उपस्थित है, ठीक है, और खादर मृदा जो नवीन आई है। गंगा के मध्य और निम्न मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण इस मृदा का नवीनीकरण होता है और इसे नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा को कांप मृदा और कछारी मृदा भी कहा जाता है। तो ये कांप और कछारी भी जलोढ़ मृदा के नाम हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है बृहद हिमालय। किसे कहा जाता है हिमाद्री हिमालय? बृहद हिमालय को ही कहा जाता है। देखिए, बृहद हिमालय क्यों कहा जाता है इसे हिमाद्री हिमालय? क्योंकि इसका अधिकांश भाग, बृहद हिमालय को ही क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय कहते हैं, और इसे ही हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, हिमाद्री हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। क्या थी टीपू सुल्तान की राजधानी? श्रीरंगपट्टनम। और हम्पी किसकी थी? ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसके संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। ठीक है, टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। हैदर अली मैसूर वंश में डिंडीगुल का सूबेदार था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्लब जैकोबियन का सदस्य था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेजली। हम्पी विजयनगर भी कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी
हम्पी। चलिए, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन देखना है, ठीक है। यह वह दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी मंत्रिमंडल या सरकार के परिवर्तित होने पर अपना त्यागपत्र देगा। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ सत्य कथन देखना था, तो राइट ऑप्शन होगा अपना ए, ठीक है। देखिए क्या होता है, महान्यायवादी मंत्रिमंडल और सरकार के परिवर्तित होने पर अपना त्यागपत्र नहीं देता है। हाँ, ये जरूर होता है कि जब नई सरकार चुनकर आती है तो वो किसी और को महान्यायवादी बना सकती है। ओके, पहला चीज क्लियर। दूसरी चीज है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री करते हैं। और ये भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन है। ओके, चलिए, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। गलत चयन करना है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, राइट है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है, राइट। जैन साहित्य के 12 अंग हैं, राइट। जैन साहित्य या धर्म आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तो ये गलत है। जैन साहित्य जो है ना तो ये और धर्म ना तो ये पुनर्जन्म को मानता है, ना ही ये आत्मा के अस्तित्व को मानता है। ये मानता है कि जो भी कुछ है वो क्या है? शाश्वत है। ओके, तो ये था आज का हमारा सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। 20 अक्टूबर तक हम बहुत सारे सेट कंप्लीट कर लेंगे, तैयार हो रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। 4 अक्टूबर को है आपका यूपीएससी का एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, और आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो भी है जेल पहरी के लिए, तो उसे भी देखना ना भूलें, जो स्टूडेंट जेल पहरी की तैयारी कर रहे हैं वो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।